हाय एवरीवन, आई एम अर्पिन। ऑपरेशन रिसर्च से आज का हमारा टॉपिक है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन। तो इसकी सारी रिलेटेड वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप लोग वहां से चेकआउट जरूर कर लेना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, मैं कोई एम नहीं रख रही हूँ, पर हाँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा टॉपिक है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम से टॉपिक टू डिस्कस हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, रिप्लेसमेंट पॉलिसी, रिप्लेसमेंट मॉडल, वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम, वैल्यू ऑफ मनी चेंज विद टाइम, और फिर हमारा लास्ट हो जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट दैट फेल सडनली, यानी कि इसमें आते हैं दो केसेस। पहला इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी और दूसरा हो जाएगा हमारा ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो अब देखो इसको जो है हम लोग यहाँ पे पूरा हर एक टॉपिक का जो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व नहीं करने वाले, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। हमारा जो पूरा रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का चैप्टर है जो ऑपरेशन रिसर्च में, उसमें से जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी आए या न्यूमेरिकल आए जो भी है इसी से रिलेटेड आने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं ना वो भी कोई बहुत ज़्यादा अलग अलग एडवांस लेवल का नहीं आता है, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर गेम थ्योरी में आता है। यहाँ पे अगर आप कुछ सेट ऑफ 4 to 5 क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो उसी के 4 to 5 क्वेश्चंस के अंदर होगा। तो डिफरेंट आप 4 से 5 क्वेश्चन कर लो, आपका जो है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का जो है चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। तो हम लोग जो है अपना पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर के नीचे ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी तक का जो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंट्रोडक्शन से। देखो यहाँ पे बहुत सारे मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं अपने इंट्रोडक्शन, मैं बताती हूँ। रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट का मतलब किसी एक सामान को हटा करके उसकी जगह किसी दूसरे सामान को ले आना, उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब ऑपरेशन रिसर्च में इस चीज को पढ़ने का मतलब क्या है? ऑपरेशन रिसर्च क्या है? हम लोग जब डिसीजन ले रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग में मैथमेटिक्स को ऐड करना होता है हमारा ऑपरेशन रिसर्च। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट में अगर हम लोग कोई एक चीज को हटा के दूसरे सामान को ला रहे हैं उस जगह पे, तो उसमें उसको हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? वो तो हम लोग ऐसे ही कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है हमें। ऑपरेशन रिसर्च में क्या करते हैं हम लोग? ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम को जो ऑपरेशन रिसर्च में क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं? हम लोगों को ऑप्टिमल टाइम निकालना पड़ता है यहाँ पे, कि किस ऑप्टिमल टाइम पे, किस टाइम पर हम अपने मशीन्स को यानी या फिर जो भी सामान को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं वो किस टाइम पे रिप्लेस करेंगे। तो वो जो टाइम हुआ ना वो ऑप्टिमल टाइम होता है। हम लोग तो कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, हमने आज सामान खरीदा कल रिप्लेस कर दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हम लोगों को वो एक ऑप्टिमल टाइम आता है जिस टाइम पे अगर हम लोग उस मशीन को रिप्लेस करेंगे ना, तो हम उस मशीन से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर हम लोग उस मशीन को मान लो रिप्लेस नहीं करते तो हो सकता है वो मशीन खराब हो जा रही है, और अगर ज्यादा दिन उसको वैसे ही रख दिया जाए तो आगे इन फ्यूचर में उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और या फिर उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक जो एग्जैक्ट टाइम होता है ना, ऑप्टिमल टाइम, वो निकालना पड़ता है। यहाँ पे वो चीजें हम लोग करने वाले हैं रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में। तो क्या यहाँ पे कह रहा है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम आर कंसर्न्ड विद द सिचुएशन दैट अराइजेस व्हेन सम आइटम्स सच एज मशीन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नीड टू replaced due to their decreased efficiency or failure or breakdown. This decreased efficiency or complete breakdown may either gradual or sudden. अब जब भी कोई सामान को रिप्लेस करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है कि क्यों रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। ऑब्वियसली तभी ना रिप्लेस करेंगे जब हमें लगेगा कि हाँ ये सामान अब जो है खराब होने वाला है या फिर इसमें कुछ इनएफिशिएंसी देखने को मिला, तो अब हम लोग उस सामान को रिप्लेस करेंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी इक्विपमेंट, मशीन या फिर इलेक्ट्रिक सामान को हम लोग रिप्लेस करते हैं। और ये जो हमारा रिप्लेस करने का जो चीज होता है वो हो सकता है सडनली भी हम लोग कर सकते हैं या फिर ग्रेजुअली भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई सामान है, हमें पहले से पता है कि यार ये वाला सामान को इस टाइम पे रिप्लेस करना है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग खरीदे उस पर कोई डेडलाइन या फिर जो है एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, तो हमें पता है कि उस डेट के बाद हम लोग उस सामान को यूज नहीं कर सकते। तो हमें पता होती है कि यार इस सामान का एक्सपायरी डेट इतना है, इसके बाद हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और कभी कभी कोई चीज ऐसा हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है सडनली, जैसे कि कोई चीज था, कोई सामान हमारा, कोई मशीन था, अचानक से खराब हो गया, हमें पहले से नहीं पता था कि वो खराब होने वाला है, अचानक से खराब हो तो हमें अचानक से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दो तरह की यहाँ पर जो है रिप्लेसमेंट देखने को मिलते हैं। अब रिप्लेसमेंट का भी जो है बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए कि जब ओल्ड आइटम जो है इनएफिशिएंट हो जाता है, कोई पुरानी चीजें हमारी इनएफिशिएंट हो जाती है, तो उसका जो हमारा मेंटेनेंस है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। हम लोग उसको ज्यादा दिन तक हम लोग सोचेंगे ठीक है, कभी कभी सोचते हैं ना कि यार रिप्लेस करने से अच्छा, अगर हम लोग प्रॉफिट ही की बात कर रहे हैं तो रिप्लेस करने से अच्छा उसी चीज को चलाते रहो। तो देखो वैसा भी नहीं कर सकते, वो उसका भी मेंटेनेंस आता है। कभी भी हम लोग कोई पुरानी मशीन को यूज किए जा रहे हैं और उसका मेंटेनेंस या फिर रिपेयरिंग कॉस्ट जो होगा ना वो बढ़ते जाएगा। तो उस केस
केस में हम लोग को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशंस है। दूसरा सिचुएशन है कि जो फेल हो जाएगा, एक एक्सीडेंट या फिर एक्सपेक्टेड टू फेल शॉर्टली, कि अगर कोई सामान फेल ही हो गया, मतलब एकदम खराब ही हो गया है, या फिर हमें पता है कि अब खराब होने वाला है, वो एक्सपायरी डेट वाला केस, तो उस टाइम पे हमें जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। और तीसरा है कि अगर मार्केट में कोई बेटर डिज़ाइन आ जाता है ना, जिससे हमें लगे कि नहीं अब वो वाला डिज़ाइन हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ये हमारा जो मशीन अब पुराना हो गया, अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें हमारा चीज़ें काफ़ी ईजिली हो जाती है, तब उस केस में भी हम लोग जो है रिप्लेस करते हैं। तो ये हो गया रिप्लेसमेंट का इंट्रोडक्शन कि हम लोग रिप्लेसमेंट क्या होता है, रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन रिसर्च से इसका क्या लेना देना है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझा। ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट इज टू डिसाइड द बेस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि हमें वो ऑप्टिमल टाइम निकालना है जिस टाइम पे हम लोग मशीन्स को रिप्लेस करें। तो वही है कि वो डिसाइड करना बेस्ट पॉलिसी टू डिटरमाइन अ टाइम एट विच द मशीन रिप्लेस्ड इज मोस्ट इकोनॉमिकल। मतलब उस टाइम पे जब मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, सॉरी, तब उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा उस टाइम पे मशीन को रिप्लेस करने का, इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूइंग एट एन इंक्रीज्ड कॉस्ट। इंक्रीज कॉस्ट पे हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम लोगों को उसको उस टाइम पे रिप्लेस करना होगा। यही हमारा यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव रहता है। और यहाँ पर जो सेम हमारा जो है ऑप्टिमैलिटी की चीज़ लिखी हुई है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्लेसमेंट इज टू डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग इट्स कॉस्ट। तो ये क्या है ना, ऑब्जेक्टिव है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमें उस टाइम पे वो टाइम निकालना है जब मशीन को हमें रिप्लेस करना होगा। तो ये चीज़ है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम अपना रिप्लेसमेंट पॉलिसी। देखो रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कुछ ना समझ में आए, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। रिप्लेसमेंट पॉलिसी हम लोग तब यूज़ करते हैं ना जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब ये क्या कहता है ना कि रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, अब कोई सामान है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर वो कॉस्ट जो होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब जो आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो लग रहा है उसमें हम लोग जो उसको मेंटेन करने पे जो कॉस्ट लगा रहे हैं वो कॉस्ट नेक्स्ट ईयर का अगर ज़्यादा होता है मोर देन एवरेज एनुअल कॉस्ट का, उसका जो एवरेजली जो मतलब नॉर्मली जो हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं ना, एक मशीन हमें पता है नॉर्मली हम लोग उस पर जो है 100 रुपये लगाते हैं, उसको एवरेज जो है उसका 100 रुपये है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर में ना अगर 200 रुपये लगा दे, अगर उसका नेक्स्ट ईयर का मेंटेनेंस कॉस्ट अगर 200 रुपये लगा दे रहे, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यार हमेशा तो हम लोग एवरेज हम लोग 100 रुपये उस पर हम लोग वेस्ट करते हैं, हम लोग उसको मेंटेन करने के लिए लगाते हैं, लेकिन अब हमें 200 रुपये लगाने पड़ गए। इसका मतलब हमें मशीन को रिप्लेस करने की जरूरत है। यही चीज़ें हमारा रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ये चीज़ सुनने में जितनी आसान लग रही है ना, ये चीज़ मैथमेटिकली हम यूज़ करते हैं। जैसे ही हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं अपना न्यूमेरिकल से, उसके बाद हम लोग ये वाला कंडीशन चेक करते हैं मोर देन वाला, कि जैसे ही हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर मोर देन द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ द सिलेक्टेड ईयर, मतलब सिलेक्ट वाला ईयर, देन रिप्लेस द मशीन एट द एंड ऑफ द सिलेक्टेड ईयर, ठीक है। उसके बाद ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी रहा, जिसको हम लोग अभी आगे भी देखने वाले हैं। उसके बाद है हमारा रिप्लेसमेंट मॉडल। अब रिप्लेसमेंट मॉडल क्या होता है, अलग अलग तरह के मॉडल होते हैं। जैसे कि हमारा रिप्लेसमेंट का जो सिनेरियो है ना वो भी अलग अलग काफ़ी अलग होता है। तो जो चीज़ मतलब हमें हमारे सिलेबस में वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, 2 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट डिटोरिएट विद टाइम, और दूसरा आता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट दैट फेल सडनली। अब यहाँ पे क्या है ना, जो रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम ये वाला जो केस है, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट डिटेरियरेट विद टाइम, इसमें 2 चीज़ें सिनेरियो आती है, मनी वैल्यू डज नॉट चेंज विद टाइम और मनी वैल्यू चेंज विद टाइम का केस। अब यहाँ पे डिटेरियरेट विद टाइम का मतलब क्या बोला जा रहा है कि अब जैसे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग जिसमें हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट लगा रहे हैं, जिसकी रिपेयरिंग कॉस्ट हमारी अभी अगर हम उसको रिपेयर कर रहे हैं तो 100 रुपये लग रही है। अगर हम लोग मान लो बाद में भी उसको कर रहे हैं ना तो भी 100 ही रुपये उसमें लगेगी, उसको जो है टाइम के साथ साथ उसका मनी वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो वो वाला केस आता है इसमें। लेकिन कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जिसको अभी हम लोग चेंज करें तो हमें 100 रुपये लगेगी, लेकिन बाद में करने पर ना उसका जो है मेंटेनेंस काफ़ी हाई हो जाता है, तो उसकी मनी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी उस टाइम के साथ साथ। तो जब मनी वैल्यू चेंज विद टाइम, यहाँ पे ये वाला केस आता है। और दूसरा आता है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट फेल सडनली, मतलब कोई ऐसा सामान जो तुरंत फेल हो जाएगा, वो मतलब पहले से हमें नहीं पता है कि वो फेल होने वाला है लेकिन वो अचानक से फेल हो गया। तो इसमें भी 2 चीज़ें आती है, एक इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी और एक दूसरा ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब इंडिविजुअली क्या है, अगर कोई एक मशीन है ना तो उसको अगर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको इंडिविजुअली में बोलेंगे, मतलब एक सामान अगर खराब हुआ उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, सडनली उसको रिप्लेस कर दो, ये वाला।
यहाँ पे जो है सडनली वाला केस है कि एक सामान खराब हो सडनली रिप्लेस कर दो। और ग्रुप वाला है कि मतलब सपोज आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में सपोज 50 मशीन आपने लगाई, 50 मशीन है। अब ऐसा हो रहा है कि 50 मशीन में से आपको पता है कि सडन वो फेल होने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप देख रहे होगे जैसे कि फेल होना स्टार्ट हुआ तो पहले फर्स्ट डे जो है एक मशीन खराब हुआ, दूसरा डे कोई भी मशीन खराब नहीं हुआ, तीसरे दिन जो है 2-3 मशीन खराब हो गया, फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद जो है 4-5 मशीन खराब होना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके पास पूरा एक मशीन्स का ग्रुप है, 50 ग्रुप, और उसमें से जो है एक एक करके मशीन्स खराब होना स्टार्ट हुई। तो आप क्या करोगे, आप पहला दिन जब एक मशीन खराब हुआ था उसी दिन सारे ग्रुप के जो 50 के 50 मशीन है उसको रिप्लेस कर दोगे, या फिर आप एक के खराब होने की, जैसे ही एक मशीन खराब हुआ तो आप क्या करोगे, एक को रिप्लेस कर दोगे और बाकी का वेट करोगे, या फिर आप सोचोगे कि नहीं इसको अभी छोड़ देते हैं वैसे ही रहने देते हैं, या फिर एक जो है ऑप्टिमल टाइम आएगा जब सारे को एक साथ रिप्लेस कर देंगे। वो सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट है वो आता है ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी में। तो ये जो है 4 हमारे मॉडल्स हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले था हमारा वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम का केस। तो ये है हमारा वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम का। यहाँ पे हमारा ये कुछ मैंने लिखा हुआ है कुछ टर्म्स और ये वाले फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो सी है ना, ये है कैपिटल कॉस्ट ऑफ द मशीन। कैपिटल कॉस्ट हम लोग के क्वेश्चंस में दिया हुआ था, कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं उसको, या फिर परचेज वैल्यू भी उसी को बोलते हैं, जो परचेज प्राइस होता है वो होता है कैपिटल कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू और रीसेल वैल्यू को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चंस में गिवन रहता है, या फिर निकालने बोले जाते हैं। मतलब ये सारे टर्म्स हैं जो क्वेश्चंस में हम लोग हमें दिए रहते हैं। एन है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स द मशीन वुड बी इन यूज। मतलब जैसे मैंने बोला ना, पहला साल में हमें क्या बेसिकली टाइम निकालना है कि कब हम लोग मशीन को चेंज करेंगे, किस टाइम पे। तो वो फर्स्ट ईयर में चेंज करेंगे, सेकेंड ईयर में चेंज करेंगे, तो वो सारी चीजें जो है एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। और एफ ऑफ एन जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मतलब फर्स्ट ईयर में मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है एफ ऑफ एन यानी कि एक फंक्शन से डिनोट किया गया है। ये एन क्या है, ये है नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ऐसे। और एवरेज एनुअल कॉस्ट हमें बेसिकली जो हमें निकालना होता है ऑप्टिमल टाइम, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एनुअल कॉस्ट। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम लोगों ने पढ़ा रिप्लेसमेंट पॉलिसी। यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट हम लोग तब करेंगे जब हमारा जो मशीन का जो रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा एवरेज एनुअल कॉस्ट के, मतलब जो एवरेजली जैसे मैंने समझाया था उसके। तो एवरेज एनुअल कॉस्ट भी हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही हमने एवरेज एनुअल कॉस्ट निकाला, हम वो वाला अप्लाई करेंगे कि अगर ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है नेक्स्ट ईयर का ये ग्रेटर देन है एवरेज एनुअल कॉस्ट के, तो मतलब मशीन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है जो बेसिकली इसमें यूज होते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम का केस है, ऐसा नहीं है एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला रहेगा कि ये क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम का, ऐसा नहीं बोला रहेगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया रहेगा, आप लोग क्वेश्चन को देख करके आप लोग खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये वाला, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू है ये इक्वल टू होता है डिप्रिसिएशन कॉस्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डिप्रिसिएशन कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ पे ये मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये डिप्रिसिएशन कॉस्ट होगा इक्वल टू होगा हमारा क्या, कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू डिप्रिसिएशन कॉस्ट। ये ही फॉर्मूला हम लोग जो है इसमें अप्लाई करते हैं। तो अभी स्टार्ट देख लेते हैं हम लोग अपना एक क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इजी है, देखते हैं इसको। कि ए मशीन ओनर्स फाइंड्स फ्रॉम हिज पास्ट रिकॉर्ड दैट द कॉस्ट पर ईयर ऑफ द मेंटेनिंग अ मशीन हुज परचेज प्राइस इज 6000 एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें परचेज प्राइस 6000 दिया है और हमें पता है कि परचेज प्राइस क्या होता है। परचेज प्राइस का मतलब हुआ हमारा ये कैपिटल कॉस्ट बोलेंगे या फिर परचेज प्राइस बोलेंगे। मतलब सी का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6000 और हमारे पास ये एयर दिया हुआ है, मतलब ये वाला नंबर ऑफ एयर इन यहाँ पे हमारे पास दिया है 1 से लेकर के 8 ईयर तक का। हमें क्या दिया है, मेंटेनेंस कॉस्ट और रीसेल वैल्यू। मतलब हमारे पास ये मेंटेनेंस कॉस्ट, ये रीसेल वैल्यू और ये कैपिटल कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या पता है, कैपिटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू पता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट हम लोग यहाँ पर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन एट व्हाट टाइम द मशीन वुड बी रिप्लेस्ड, ठीक है। अब जैसे ही हमें क्वेश्चन में पूछ लेगा एट व्हाट टाइम द मशीन वुड बी रिप्लेस्ड, मतलब हमें क्या करना है, एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालना है।
एवरेज निकालने के लिए हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। अब टोटल को जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे ना, अगर अपने नंबर ऑफ ईयर से, मतलब टोटल की पूरे ईयर में जितने ईयर इतना ईयर हमारे पास दिया है, जैसे यहाँ पे 8 ईयर्स दिए हैं, तो पूरे ईयर्स का निकाल करके हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे। टोटल डिवाइडेड बाई 8 करके यहाँ पे हमारा एवरेज निकल जाएगा। फिर हम लोग अपना रिप्लेसमेंट पॉलिसी लगा लेंगे। तो इसका जो है सबसे पहले हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि गिवन C इक्वल टू 6000, सी है यहाँ पे परचेज प्राइस 6000, सी से हमने डिनोट किया था कैपिटल कॉस्ट को। देखो एग्जाम में ना अलग अलग टर्म्स और डेफिनेशंस यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट है, मैंने कैपिटल कॉस्ट पढ़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन में आया है परचेज प्राइस, तो आप लोग उसको देख लेना, इसलिए मैंने बोला 4-5 तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब जैसे कि स्क्रैप वैल्यू है, रीसेल वैल्यू, तो ये भी 2 अलग अलग टर्म्स है, कहीं पे स्क्रैप बोलेगा, कहीं पे रीसेल बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा C इक्वल टू 6000 दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है जिससे हम लोग एवरेज कॉस्ट पर ईयर निकालेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास गिवन है, हमारे पास ईयर गिवन थी 1 से लेकर के यहाँ पर 8 तक का, ठीक है, ये 1 से लेकर के ये 8 तक का ईयर। उसके बाद में हमारे पास जो एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन क्या था, हमने माना था मेंटेनेंस कॉस्ट, तो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एन लिया है। आप कोई सा भी अपना जो है सिंबल से यूज़ कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट है हमारा ये एफ ऑफ एन, और यहाँ पे मैंने इसी सेम को जो है इस तरीके से अपना जो है कॉलम फॉर्मेट में लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे सी है, सी क्या है 6000 है, तो 6000 इज लाइक परचेज प्राइस है ना, वो सब सारे ईयर्स के लिए, तो 6000 सारा में मैंने 6000 लिखा है, ठीक है। अब ये रीसेल वैल्यू, ये वाला चीज़ भी जो है यहाँ पर हमारा गिवन था, ये वाला रीसेल वैल्यू, तो यही सेम चीज़ को जो है मैंने यहाँ पर लिखा है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालने का, जिसके लिए हमें टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला ये है, कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट। देखो हमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट यूज करते हैं ना, यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट का भी एक चीज़ को ध्यान में आप लोग को याद रखना है कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हम लोग क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकालते हैं। अब देखो क्यूमुलेटिव को क्यों निकालना है, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट को, ये जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है ये फर्स्ट ईयर का मशीन का है, और ये सिर्फ सेकेंड ईयर का है, वो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर का नहीं है। तो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का, ये सिर्फ थर्ड ईयर का, ये सिर्फ फिफ्थ ईयर का, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ ईयर में इतना मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड ईयर, मतलब जैसे जैसे हमारा ईयर जा रहा है वो सबका एडिशन नहीं है, हम लोगों को क्यूमुलेटिव निकालना पड़ता है, ठीक है। हम लोग जो भी एग्जाम्पल लेंगे हमें पहले क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका क्यूमुलेटिव कैसे निकाला जाता है, ये काफ़ी इजी है। ये 1000 है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 1000 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो वैल्यू है 1200, इसको इसमें ऐड करने वाले हैं इस वाले वैल्यू को, तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर इसको ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2200, ठीक है। इसी तरीके से सेम हम लोग ये वाला वैल्यू को ऐड कर देंगे इस वाले वैल्यू में, और फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3600, ठीक है। सेम हम लोग 1800, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 54,000, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 0077 थिंक, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 00501, ठीक है, 00931 एंड देन 00971, ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये हमारा जो है निकल गया हमारा क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। अब क्या निकालना है हमें, C माइनस एस निकालना है। देखो C माइनस एस है हमारा क्या है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट, और डिप्रिसिएशन कॉस्ट में ऐड कर देंगे ये, ठीक है। तो C माइनस एस, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला जो है एक कॉलम बनाया है C माइनस एस का। तो C की वैल्यू ये है हमारा, S की वैल्यू ये है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे सारे में से, दिस वन माइनस दिस वन करते करते हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 3000, ठीक है, ये होगा 45,000, देन 5250, देन 5625, 5825, ओके ये 5800 होगा, 5800, यहाँ पे भी सेम होगा 5800, ये भी सेम होगा 5800, और ये भी 5800, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये वाला टोटल कॉस्ट निकालना। हमें C माइनस एस की वैल्यू पता है ये है, और उसमें क्या करेंगे हम लोग अपना मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला था कि हम लोग इसमें से ऐड करना है मेंटेनेंस कॉस्ट को, और हमें मेंटेनेंस कॉस्ट डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है, हमें इसका क्यूमुलेटिव निकाल के यूज़ करना है। तो देखो ये क्या है, इसको हम लोगों ने मारा था 4, तो और इसको 5, तो क्या होगा 5 इक्वल टू 4 प्लस 3, मतलब ये वाला प्लस क्यूमुलेटिव, मतलब इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को ऐड करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 3000 है प्लस 1000, यहाँ पे हो जाएगा
1000, then 6700, 8850, 11025, 13500, 16300, 19700, 23700। ठीक है, अब जैसे ही हमें टोटल कॉस्ट पता चल गई ना, टोटल कॉस्ट हम उसका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये है एवरेज कॉस्ट हो जाएगा 5, यानी कि ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1, मतलब ये वाला नंबर ऑफ ईयर, मतलब 4000 डिवाइडेड बाई 1, 6700 डिवाइडेड बाई 2, 8850 डिवाइडेड बाई 3, ये करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? तो अब करते हैं इसमें, तो 4000 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा 4000, देन इसको करेंगे 3350। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2950। ठीक है, फिर 27, मैं इसको कैलकुलेट करके लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया अपना एवरेज एनुअल कॉस्ट। जैसे ही हम लोग एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालेंगे, हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सबसे मिनिमम कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, अब एवरेज एनुअल कॉस्ट जो है, अगर हम लोग अगर सबसे मिनिमम रहेगा तो मतलब उसी ईयर में हम लोग अपना जो है, अगर मतलब कॉस्ट हमारा क्या है, सबसे कम लग रहा है, मतलब उसी ईयर में हम लोग अपनी मशीन को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे जो मिनिमम हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये है 2700। तो 2700 का जो है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये 2700 सबसे मिनिमम है। अब हम लोग क्या लगाएंगे इस वाले पे, हमारा जो ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी था ये वाला, मतलब रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज मोर देन द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ द सिलेक्टेड ईयर। तो हमारा नेक्स्ट ईयर और सिलेक्टेड ईयर क्या है, यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड ईयर है ये वाला, जिसको हम लोगों ने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला हमारा सिलेक्टेड ईयर है। मतलब हमारा सिलेक्टेड ईयर क्या है, 5th ईयर। ठीक है, 6, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा हमारा, 6th ईयर है हमारा नेक्स्ट ईयर, ये वाला 6 जो है हमारा नेक्स्ट ईयर होगा। तो हमारा ये सिलेक्टेड ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है। तो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर है हमारा ये, और इसका रनिंग कॉस्ट यहाँ पे हम लोग ना क्यूमुलेटिव वाला नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे ये जो डायरेक्ट ये था इसी को लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला को ले रही हूँ 2800 को। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगा एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर द सिलेक्टेड ईयर का। ठीक है, अब एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर द सिलेक्टेड ईयर ये है, मतलब 2800, ये क्या है, ये है हमारा रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये है नेक्स्ट ईयर, ग्रेटर देन एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर द सिलेक्टेड ईयर। एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर द सिलेक्टेड ईयर के कौन सा ईयर, 5th ईयर का, मतलब ये वाला ईयर का। तो ये वाले ईयर का जो है ये है 2700, तो ये क्या होगा हमारा 2700। हाँ, तो ये ग्रेटर देन है, ये ट्रू है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब देन वी कैन रिप्लेस द मशीन एट द एंड ऑफ सिलेक्टेड ईयर। कौन से ईयर में, सिलेक्टेड ईयर में, एट द एंड ऑफ सिलेक्टेड ईयर। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि वी कैन, यहाँ पे हम पूछा ना कि डिटरमाइन एट व्हाट टाइम मशीन शुड बी रिप्लेस्ड, तो हम लोग कह सकते हैं कि आवर मशीन शुड बी रिप्लेस एट द एंड ऑफ सिलेक्टेड ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ 5th ईयर में हमारा जो है मशीन जो है रिप्लेस हो जाएगा, मतलब 5th ईयर। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, एट द एंड ऑफ 5th ईयर में हम लोग मशीन को रिप्लेस कर देंगे। तो ये एक बेसिकली मैंने क्वेश्चन को ही सॉल्व कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में पूछी जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मनी वैल्यू चेंज विद टाइम। अब देखो, जैसे यहाँ पे मनी वैल्यू डज नॉट चेंज विद टाइम का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर मनी वैल्यू डज नॉट, तो इसमें हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, अब मनी वैल्यू डज चेंज विद टाइम, मनी वैल्यू चेंज विद टाइम में जो हम लोग इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा है v = 1 + r⁻⁻1, यहाँ पे r है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना हमारे क्वेश्चंस पे हमें दिए हुए होते हैं, और v को बोलते हैं हमारे डिस्काउंट रेट। और अगर v की पावर n-1 हम लोग ये वाला कुछ फैक्टर निकाले तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट फैक्टर। यहाँ पर भी हमें क्या है ना, वो अपना कॉस्ट, एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाया, तो इस वाले फॉर्मूला को ध्यान में रखा। सबसे पहले हम लोगों ने सी का कॉलम जो भी था वो बनाया, फिर C + S को करके C + S यानी कि इस वाले का एक कॉलम बनाया,
उसके बाद सबको मिला करके हम लोगों ने यहाँ पे जो है सॉरी माइनस था यहाँ पे सी माइनस एस का एक हमने कॉलम बनाया, उसके बाद सबको मिला के एक कॉलम बनाया था इस वाले अपने क्वेश्चंस में। तो जब हम लोग इस टाइप का मनी वैल्यू चेंज विद टाइम के क्वेश्चंस का एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग जो है इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला को याद रखने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद करके इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जो हमारा आरएन है, आरएन क्या है हमारे पास, रनिंग कॉस्ट। अब रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम ही होता है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट कभी बोल देगा, कभी रनिंग कॉस्ट, कभी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जो रनिंग कॉस्ट है यहाँ पे ये आर एन है और ये v टू दी पावर n-1 क्या है, ये हमारा जो है डिस्काउंट फैक्टर है। तो इसको निकाल लेंगे, ये v कहाँ से निकलेगा, v इक्वल टू 1 प्लस आर टू दी पावर -1 से निकलेगा और ये r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये बेसिकली इसका पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो है सिग्मा मतलब सम कर देंगे, फिर इन दोनों को जो है पहले ये वाला फैक्टर निकालेंगे और इसको सिग्मा कर देंगे। ये है हमारा एस ऑफ एन। एस ऑफ एन है हमारा सैल्वेज वैल्यू। कभी कभी आपके क्वेश्चंस में सैल्वेज वैल्यू दी हुई रहती है, कभी कभी नहीं दी हुई रहती है। तो जब दी है तो इसका मतलब इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करते जाओ। अगर नहीं दी हुई है ना तो इसको एस एन को जो है हम लोग एस एन की वैल्यू को 0 कंसिडर कर लेंगे और अगर एस एन 0 हुआ तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब डब्ल्यू ऑफ एन का जो फॉर्मूला है वो हमारा बस इतना बच जाएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं पे अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लेना कि व्हाट इज द मतलब डब्ल्यू ऑफ एन क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस एन ईयर। तो व्हाट इज द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ द मशीन इफ सैल्वेज वैल्यू इज 0, तब यहाँ पे जो है ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे लगाकर लिखना होगा। तो ये था मनी वैल्यू ऑफ मनी चेंज विद टाइम का। तो यहाँ पर ये इस वाले से एक क्वेश्चन का जो है मैंने ये यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया, ये सेम क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में जो है समझाई हुई है, आप लोग वहाँ पर से जाके इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। अगर सैल्वेज वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब आप लोग डायरेक्ट उसको 0 मान के कर सकते हो। तो ये था मनी वैल्यू चेंज विद टाइम का कॉन्सेप्ट। और लास्ट आ जाता है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट दैट फेल सडनली। अब फेल सडनली में दो केस मैंने बताया, एक था इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी, दूसरा ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। इंडिविजुअल मतलब हम लोग जैसे मैंने समझाया ना कि इंडिविजुअल मतलब सामान को इंडिविजुअली सडनली जो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे वो खराब हुआ उसको रिप्लेस कर देंगे, तो वो था हमारा इंडिविजुअल। और ग्रुप रिप्लेसमेंट का बात करें तो हम लोग ग्रुप रिप्लेसमेंट कह सकते हैं कि अंडर दिस पॉलिसी वी टेक डिसीजन, हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा कि व्हेन ऑल द आइटम मस्ट बी रिप्लेस। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द आइटम हैव फेल्ड और नॉट। ऐसा भी हो सकता है ना कि हम वो आइटम जैसे मैंने बताया था कि एक जो है पहला फर्स्ट डे को हमारा 50 मशीन है ग्रुप में, पहला एक खराब हो गया, दूसरे दिन जो है 2-3 खराब हुआ, फिर तीसरा दिन कोई खराब नहीं हुआ, चौथा दिन एक और खराब हो रहा है। इस तरीके से खराब हो रहे हैं हमारी मशीन्स को। तब हम लोग सोचेंगे ना कि कब कौन सी मशीन को खराब मतलब रिपेयर किया जाए। तो अगर रिपेयरिंग में अगर हमारा जो आंसर आएगा, तो अगर वो बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में ही रिप्लेस कर दो, मतलब जो पहला दिन था उसी दिन में सारे मशीन्स को रिप्लेस कर दो, तब हम लोग को क्या होगा, उस दिन अगर रिप्लेस करेंगे इसका मतलब वो उस दिन अगर मान लो 5 मशीन खराबी हुई है तो बाकी के 45 मशीन मतलब उस दिन खराब नहीं हुए, बाकी के दिन खराब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उस दिन सारे को रिप्लेस करेंगे ग्रुप में। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द आइटम्स हैव फेल्ड और नॉट, मतलब वो फेल हुआ या ना हुआ ऐसा नहीं देखेंगे, हम लोग ग्रुप में उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द प्रोविजन दैट इफ एनी फेज बिफोर ऑफ द ऑप्टिमल टाइम। ठीक है, ऑप्टिमल टाइम से पहले भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और इट में भी इंडिविजुअली रिप्लेस, या फिर उसको इंडिविजुअली भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं हम लोग सबको नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, जो जो खराब हो रहा है सबको इंडिविजुअली रिप्लेस करते जा रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में इस तरीके का, तो ऐसे एक सिनेरियो दिया जाता है इसी टाइप का, जैसा क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था ऐसा, तो उसको हम लोग को ना पहले ग्रुप रिप्लेसमेंट से सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम लोग को उसको इंडिविजुअल वाली से भी सॉल्व करना पड़ता है, और फिर हमें ना पता लगाना पड़ता है कि कौन सा हमारा पॉलिसी बेस्ट है, कौन सा हम लोग अच्छा जो है प्रॉफिट हो रहा है हमारी कंपनी को। अगर हमारा जो है कॉस्ट ऑफ जो हमारा आ रहा है कॉस्ट, वो अगर हमारा मिनिमम आ रहा है तो इसका मतलब जिसमें भी मिनिमम आ रहा है, इंडिविजुअल में अगर मिनिमम आ रहा है तो हम लोग इंडिविजुअली रिप्लेस करेंगे, ग्रुप में आ रहा है तो ग्रुप, मतलब बेसिकली कंपैरिजन वाला भी क्वेश्चंस देते हैं कि बताओ कौन सा जो अगर रिप्लेसमेंट पॉलिसी लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है मतलब हमारी जो है हमारी कंपनी को फायदा होगा। तो वी हैव एन ऑप्टिमल पॉलिसी। यहाँ पर ऑप्टिमल पॉलिसी क्या है, ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी ना हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग को लगता है कि अगर हम लोग इंडिविजुअली अगर मशीन्स को रिप्लेस करें तो हमें फायदा नहीं होने वाला, इंस्टीड ऑफ कि अगर हम लोग ग्रुप में रिप्लेस करें सारे मशीन्स को तब हमारा बेनिफिट होगा, तभी हम लोग ग्रुप में रिप्लेस करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप रिप्लेसमेंट मस्ट बी मेड एट द एंड ऑफ द टीएथ पीरियड। हम लोग ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हैं इफ द कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल मशीन फॉर द टीएथ पीरियड इज ग्रेटर दैन,
अगर इंडिविजुअल वाला का कॉस्ट अगर ज़्यादा होता है ना एवरेज कॉस्ट पर पीरियड से, तब हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हैं ऑब्वियसली। अगर मत और दूसरा यहाँ पे ये भी हो जाता है कि हम लोग इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कब करेंगे, जब हम लोग देखते हैं कि अगर ग्रुप में कर रहे हैं रिप्लेस तो हमारा उसका कॉस्ट जो है हमारा जो है ग्रेटर देन हो रहा है, तो फिर हम लोग जो है सोचेंगे कि ठीक है ग्रुप वाला तो है हमारा ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है तो इंडिविजुअली कर लो। और सिमिलरली हमारा जो ग्रुप रिप्लेसमेंट होगा वो कब होगा, जब हमें लगेगा कि इंडिविजुअली करने पे हमारा कॉस्ट जो है वो ग्रेटर हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाने की बजाय ग्रुप में रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये वाली जो है कुछ सिनेरियोज आते रहती है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में। यहाँ तक ही हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा आगे का क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर कुछ इधर उधर पूछ रहे हैं मतलब वो इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।